स्वागत है बायोस्कॉलर का इस प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम बात करेंगे TIFR GS बायोलॉजी सेक्शन का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसके बारे में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट जो पूछे जाते हैं, कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और 2025 के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन या कौन कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब बायोलॉजी जो पोर्शन है, ये जो पेपर होते हैं जनरली जनरल एप्टीट्यूड रहता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 4 सेक्शन रहते हैं। जनरली 20 मार्क्स करके ईच रहते हैं। अब 20 मार्क्स में 10 एक नंबर का क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी में था, या 10 एक मार्क्स का क्वेश्चन और 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटल 20 मार्क्स का एक एक यूनिट होता है। जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्वेश्चन जो पैटर्न होता है जनरली उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कभी। तो जनरली आप देखें जो क्वेश्चन होता है, CSIR हो, जो DBT हो, या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, ये जनरल TIFR GS जो एग्ज़ाम होता है, ये 2 तरीके से आप कह सकते हैं कि 2 मोड ऑफ एंट्रेंस और 2 आपका पाथ हैं। एक है इंटीग्रेटेड PhD के लिए और एक है PhD के लिए, और एक TIFR जो आपका मुंबई है उसमें एक प्रोग्राम होता है MS बाई रिसर्च, उसमें भी एडमिशन होता है। तो IPhD, MS एंड PhD दोनों के लिए अलग अलग से सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू भी अलग प्रोसेस होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे कहना है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है दैट इज़ वेरी बेसिक। इसके मतलब यही है, आपका 11th और 12 का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए। चाहे आप इंटरव्यू में भी देखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं। सो 11-12 के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, उसको आप अच्छे से कीजिए। आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि एज इट इज़ मेमोराइजेशन वाला कुछ है नहीं, एज इट इज़ जो सवाल आ जाएगा ऐसा। एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। चाहे वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, मुश्किल तो नहीं है, तो मॉडरेट से इजी लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं, मॉडरेट टू इजी। इस बार देखेंगे आप बायोलॉजी सेक्शन में बहुत सारे, केमिस्ट्री सेक्शन में बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। सो मॉडरेट टू इजी लेवल क्वेश्चन आप मान सकते हैं। सेफ स्कोर है 50%। 50% अगर आप कर लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 सेक्शन है, 20 24 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का आप अगर 50 के ऊपर लेके आ जाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन। इसके बाद आता है इंटरव्यू राउंड। इस इंटरव्यू राउंड से पहले आता है राइट अप सबमिशन। राइट अप सबमिशन में जनरली ये बैक एंड प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया नहीं जाता कि सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है। सो जितना मार्क्स अगर आप क्वालिफाई, मतलब आप हमेशा ध्यान दीजिए नेगेटिव मार्किंग को हटा के जितना मार्क्स आप ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आसान रहेगा, मार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद राइट अप एंड उसके साथ साथ रिकमेंडेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मार्क्स के लेके थोड़ा ध्यान रखिए, कंसेप्ट को ब्रश अप कीजिए। आपका क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अगर एनालाइज करेंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री सेक्शन में हम लोग आज बात करना शुरू करेंगे, एंड केमिस्ट्री सेक्शन के लिए जो जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. If it contains 4% sulfur by weight, the minimum molecular mass of the compound will be or is. अब पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सल्फर का जो मोलिकुलर वेट है और मोलिकुलर मास है दैट इज़ 32। अब ये मोल कंसेप्ट का एक सवाल है। मोल कंसेप्ट क्लास 11 का पहला चैप्टर है, बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ और कुछ कुछ चीज़ें जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, ये सारे कंसेप्ट आप देखिए। और बेसिक वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वेट क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है इससे क्वेश्चन बनते हैं। सो इसको आप अगर इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, बहुत बेसिक सा एक कंसेप्ट लगा के आप कर सकते हैं आसानी से। तो हम अगर इस चीज़ को ऐसे लिखें कि परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ए कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ए कंपाउंड, अगर आप इस चीज़ को अगर इन ए कंपाउंड, तो कैसे लिख सकते हैं हम, आपका मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट,
टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। और परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ सल्फर टोटल में से कितना होगा। सो परसेंटेज 4% है, मास ऑफ सल्फर 32 है, हमें टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड पता करना है, मॉलिक्यूलर ऑफ द कंपाउंड पता करना है इंटू 100। सो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 जो 32, 8 इंटू 100, 800 विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्या किया मैंने, सिंपल परसेंटेज का कंसेप्ट लगा दिया। परसेंटेज का कंसेप्ट जब लगाएंगे तो ये एज ए 100% में से कितना परसेंट बताएगा, 4%। तो इस हिसाब से जो टोटल मॉलिक्यूलर ऑफ द कंपाउंड 32 में मिनिमम अगर 4% है तो 800 विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। बहुत बेसिक सा सवाल था, मोल कंसेप्ट से मोलारिटी नॉर्मलिटी वेट बाई वॉल्यूम वेट बाई वेट का कंसेप्ट आप देख के जाइए। IIT जैम में भी आपका काम में आ जाएगा, दिसंबर में TIFR में भी काम आ जाएगा, फरवरी में जैम में भी काम आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ, मिथानॉल, फिनॉल, पैराइथॉक्सीफिनॉल। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजोनेंस का कंसेप्ट आएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GOC क्लास 11 चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ। पहला है एरोमेटिसिटी, दूसरा होता है रेजोनेंस, उसके बाद होता है एसिडिटी बेसिसिटी का कंसेप्ट, किसका ज़्यादा होगा कम होगा, एसिडिटी बेसिसिटी का कंसेप्ट। उसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन, जनरल जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये सब जो बेसिक कंसेप्ट हैं। गारंटीड एक सवाल बनेगा यहाँ से GOC। उसके साथ साथ एरोमेटिसिटी और बाय द वे आइसोमरिज्म, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, आइसोमरिज्म, इससे सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ, COH बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। एक ये है मिथानॉल, दूसरा है रेजोनेंस स्टेबिलाइज फिनॉल। अब रेजोनेंस में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है COH बॉन्ड में। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होता है, आपका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज हो जाएगा। अब पार्शियल बॉन्ड लेंथ की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। जो आपका पैराइथॉक्सीफिनॉल है, पैराइथॉक्सीफिनॉल का सबसे कम होगा, उसके बाद होगा आपका पैराइथॉक्सीफिनॉल का सबसे कम होगा, उसके बाद होगा आपका नहीं फिनॉल का कम होगा। फिनॉल में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, पर पैराइथॉक्सीफिनॉल में आपका एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं देखा जाता एज इन केस ऑफ दिस पैराइथॉक्सीफिनॉल एंड फिनॉल के कंपैरिजन में इसका एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं पॉसिबल। यहाँ पे देख सकते हैं इतने रेजोनेंस स्टेबिलाइज होते हैं फिनॉल। तो जनरली जो ट्रेंड होगा दैट विल बी योर मिथानॉल का सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय पैराइथॉक्सीफिनॉल, और दूसरा होगा आपका लास्ट में होगा आपका फिनॉल। इसमें थोड़ा ऑर्डर आप चेंज करना पड़ेगा, फिनॉल सबसे, हाँ तो फिनॉल सबसे लास्ट में, उसके बाद है पैराइथॉक्सीफिनॉल, उसके बाद आता है मिथानॉल। तो मिथानॉल का जो COH बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा लंबा होगा रिलेटिव टू फिनॉल एंड पैराइथॉक्सीफिनॉल। सो ये रहा ट्रेंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन एंड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है जनरली इन केस ऑफ फिनॉल। ये कुछ टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख के रखिए। दूसरा है एंजाइम कैटालिसिस का बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच एंजाइम कैन बी कैटलाइज्ड लाइक पार्कोलिक एसिड इन बायर-विलिगर रिएक्शन, कीटोन का बायर-विलिगर रिएक्शन। आप ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते थे, जैसे ट्रिप्सिन एंड काइमोटिप्सिन का मैकेनिज्म जनरल एसिड बेस्ड कैटालिसिस से होता है, उसमें एक एसाइल एंजाइम इंटरमीडिएट से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, बहुत बेसिक सा रिएक्शन है। और दूसरा जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, एसिटाइलडिहाइड एल्डिहाइड टू आपका अल्कोहल में कन्वर्सन करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप रिएक्शन होता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें आप देख सकते हैं NADH एज ए कोफैक्टर काम करता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, ये जो NADH का जो हाइड्रोजन है इथेनॉल में ऐड कर देगा,
एंड इट विल बी कन्वर्टेड एल्डिहाइड टू इथेनॉल, एल्डिहाइड टू अल्कोहल में कन्वर्सन हो जाता है। इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे एक फ्लेविन मोनोऑक्सीजनेज करके एक एंजाइम है जो क्या करता है, कीटोन टू लैक्टोन में कन्वर्सन करता है। अब बायर-विलिगर रिएक्शन अगर नेम रिएक्शन थोड़ा बहुत देखेंगे, उसमें कीटोन का बायर-विलिगर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ कुछ नाम रखा हूँ, जैसे नेम रिएक्शन आप थोड़ा ध्यान रखिए, कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन, जो एंजाइमेटिक कैटालिसिस इन कंटेक्स्ट टू बायोकेमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट होता है, जो केमिकल पाथवे में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, मतलब रिएक्शन को कैटलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसमें इस तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर कैनिजारो टाइप ऑफ, नहीं एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का जो रिएक्शन है दैट विल बी इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ के भी आप अगर देखें, काइमोट्रिप्सिन का मैकेनिज्म, कैटालिटिक ट्रायड प्रेजेंट रहता है, एचआईवी प्रोटीएज का कैसे काम होता है, ऐसे भी सेरीन प्रोटीएज कैसे काम करता है, इससे एक क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी हमेशा बनता है। तो इस चीज़ को आप ऑमिट मत कीजिए, काइंडली इसको देख के जाइए। एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस में काइमोट्रिप्सिन, एचआईवी प्रोटीएज, कैटालिटिक ट्रायड का क्या रोल है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द पीके ऑफ द अमीनो ग्रुप ऑफ ए ज्यूटारायन इज 9.6 in a 0.1 molar solution of deuterion at pH 9 what is the percentage of amino group of the deuterion is protonated। बहुत बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन को। तो हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बाई एसिड। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट, जो गेट के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो वीडियो है उसमें मैंने बात किया था, तो आप काइंडली जाके एक बार देख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को। इसमें अमीनो एसिड और ज्यूटारायन के लेके कंसेप्ट पूछा गया है। सो हम जनरली पहले डेटा को पुट ऑन कर देते हैं। तो पी के बताया गया है 9.6, पी एच इज़ 9 प्लस लॉग ऑफ ए माइनस प्लस एच, ठीक। अब जब देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ज्यूटारायन इज प्रोटोनेटेड, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। पहले देखें कैसे निकालते हैं। तो 9 माइनस 9.6 इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस प्लस एच, है ना। तो ये होगा 0.6 माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एच, रेशियो है कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, जब एंटी लॉग ऑफ यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.6 इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस बाई एच ए, तो ये हो जाएगा 0.25 लॉग हट जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, यहाँ पे गलती मैंने किया है। तो इसका जो रेशियो आएगा दैट इज़ ए माइनस। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, यहाँ पे बताया गया 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें डीप्रोटोनेटेड के साथ प्रोटोनेटेड भी रहेगा, तो एच ए प्लस एंड जो ए माइनस का कंसंट्रेशन होगा वो 0.1 होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में ही तो दोनों चीज़ रहेंगे। तो इसको हम पुट ऑन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सो ए माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज 0.25 लीजिए, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 0.25 एच ए प्लस एच ए इक्वल टू 0.1, तो 1.25 एच ए इक्वल टू 0.1, तो एच ए का जो आपका कंसंट्रेशन होगा दैट इज 0.1/1.25। सो ये जब करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 के आसपास। तो परसेंटेज में करेंगे अप्रॉक्स 80%। सो ये जो परसेंटेज है ये है आपका प्रोटोनेटेड। सो ये जो परसेंटेज है ये है प्रोटोनेटेड, एंड उसका जो तो 20% के आसपास होगा आपका डीप्रोटोनेटेड, ठीक। तो आराम से यहाँ ये चीज़ समझ में आ गया आपको, कुछ था नहीं यहाँ पे, थोड़ा बहुत रेशियो का खेल था जो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कंडीशन क्या होता है। जब आप पीएच इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से जब पीएच इंक्रीज़ करेंगे तब देख सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में जो नेट चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एंड जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो देख सकते हैं PK1 एंड PK2 का क्या वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट को लेके। दूसरा सवाल है, 5th सवाल है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
व्हिच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या है, पानी है। अब ये तो पूरा बायोलॉजी का सवाल है, आप बताइए केमिस्ट्री कहाँ है यहाँ पे, ये तो पूरा बायोलॉजी का सवाल है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देख सकते हैं, ऑक्सीजन है, पानी बना रहा है ना। सो बहुत बेसिक सा सवाल है जो पूछे जा रहा है। देखिए अभी तक बहुत डिफिकल्ट कुछ था नहीं, एक क्वेश्चन को छोड़ के ये अगर इन्फॉर्मेटिव था थोड़ा बहुत, बाकी तो बहुत आसान था, आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब जब देखेंगे इन सभी का स्ट्रक्चर, आप थोड़ा बहुत अगर देखेंगे इनमें, देखिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहाँ पे जो नेट नेगेटिव चार्ज हैं, नेट नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है दैट विल बी बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब फ्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन आयोडीन में, फ्लोरीन क्रोमिन ब्रोमीन आयोडीन में आप देख सकते हैं कंपाउंड क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर पाएगा। सो दैट विल बी बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर लिंक टू ईच अदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू बेसेस। अब बताइए इससे, ये भी सवाल आया है 1 नंबर का, बायोलॉजी का सवाल है। एडेनिन थाइमिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ। केमिस्ट्री तो है ही नहीं, क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये होगा आपका फंक्शनल आइसोमर। आइसोमरिज्म का कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में जैसे जानते हैं सिस ट्रांस, RS नोमेनक्लेचर, एनहांसियोमर, डायस्टेरियोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आपका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे ये अल्कोहल और ईथर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही भी है अल्कोहल प्लस ईथर, तो दोनों में कार्बन नंबर सब कुछ सेम है, पर दे आर आइसोमर, दीज आर, यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर फंक्शनल आइसोमर। दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमर, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड के पोजीशन के ऊपर बेस करके 2 अलग अलग कंपाउंड है, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन। सो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये रहा पोजिशनल आइसोमर। वो OH कहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस करके पोजिशनल आइसोमर। सो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका फंक्शनल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर होगा नहीं, नान होगा नहीं, तो इट विल बी फंक्शनल आइसोमर। बहुत बढ़िया सा सवाल था। दूसरे में ये जो कीटोनल टॉटोमरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिए। इस तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, GOC से जो क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी योर स्टीरियो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री और जनरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री इस बार जनरल आइसोमरिज्म पूछा गया, दूसरी बार कायरल कार्बन कितना है, स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में क्वेश्चन बनेगा, कायरल कार्बन काउंटिंग, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम बाय लिगैंड मीन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन का क्या मतलब है, एक्टिव साइट छोड़ के दूसरे किसी जगह पे अगर कोई इनहिबिटर बाइंड करे उसको एलोस्टेरिक साइट बनेगा। सो द बाइंडिंग ऑफ ए लिगैंड ऑफ एंजाइम इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ ए कॉग्निटिव साइट एट डिफरेंट बाइंडिंग, सेम बाइंडिंग साइट नहीं होगा, एट डिफरेंट बाइंडिंग साइट, दैट विल बी एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक का डेफिनेशन में ही होता है। सो other than active site, if an inhibitor is binding to any other place, that will be allosteric site. नेक्स्ट, ये भी देखिए, ये भी एंजाइम काइनेटिक्स, फिर से मैं बता रहा हूँ एंजाइम काइनेटिक्स, अब स्टार मार्क कर लीजिए, फिर से पूछा जाएगा एंजाइम काइनेटिक्स। अब जितना अच्छे से पढ़ के जाएंगे आपके लिए बेहतर है एंजाइम काइनेटिक्स, और उसके साथ साथ इनहिबिशन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अब ये जो सवाल है फ्रेट से पूछा है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोलॉजी में जानते हैं, फ्रेट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। इसमें हम जनरली जो कंसेप्ट आता है ये लेलिंजर में आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दो प्रोटीन है जेनेटिकली इंजीनियर प्रोटीन है, इसमें हमने CFP और IFP, एक है साइन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, दूसरा है येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन।
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका फ्रेट का कंसेप्ट ना भी मतलब आता है नहीं आता है, अगर आता है तो तब आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप अगर देखें, आप अब जैसे ई इजिकल टू ए सी बाई लैम्डा, ई इजिकल टू ए सी बाई लैम्डा, जब लैम्डा बढ़ेगा ई घटेगा, सीधी बात। तो एनर्जी क्या होता है, रिड्यूस होता है, तब ये लैम्डा इंक्रीज होता है। सो 433 में आप जब एक्साइट करेंगे तो इमिट करेगा 476। अब 476 में जब इमिट करेगा, अगर ये फ्रेट हुआ सो 527 नैनोमीटर में ये जब फ्रेट होगा तब ये इमिट करेगा। सो एक्साइटेशन विल बी 433, एमिशन विल बी 527, अगर ये दोनों प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करें, वरना 476 में होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है द इन केस ऑफ द फ्लोरेसेंस एनर्जी ट्रांसफर द एनर्जी डोनर हैज स्मॉलर एक्साइटेशन वेवलेंथ एंड एनर्जी एक्सेप्टेड हैज ए लार्जर एक्साइटेशन वेवलेंथ। दूसरा सब क्या पूछा गया है, द एनर्जी डोनर हैज लार्जर एक्साइटेशन वेवलेंथ, एनर्जी एक्सेप्टेड हैज स्मॉलर एक्साइटेशन वेवलेंथ, बोथ एनर्जी है सेम एमिशन। बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं स्मॉलर एक्साइटेशन वेवलेंथ होगा जो आपका क्या होगा, जो आपका होगा एनर्जी डोनर का, यही है ना एनर्जी डोनर। तो ये अगर फ्रेट करके रिसीवर के पास देगा तो रिसीवर का जो एमिशन होगा दैट विल बी हायर, लार्जर एक्साइटेशन वेवलेंथ। एनर्जी डोनर है स्मॉलर एक्साइटेशन वेवलेंथ एंड एनर्जी एक्सेप्टर है लार्जर एक्साइटेशन वेवलेंथ। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छे से आप देखिए, आराम से हो जाएगा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। कंसेप्ट भी याद रखिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन के मॉलिक्यूलर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखते हैं कैसे करते हैं। 192 अमीनो एसिड है, एच अमीनो एसिड का आप जानते हैं 110 डाल्टन, 192 इंटू 110 डाल्टन। और उसके साथ और एक चीज़ बताया गया है, दो रेसिड्यू में यूबिक्विटेशन हुआ है, यूबिक्विटेशन हुआ है। 110 इंटू आप 192 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21,120 डाल्टन। इसको आप किलो डाल्टन में कर देंगे 21.12 किलो डाल्टन। एंड उसके साथ साथ 8 किलो डाल्टन का टू रेसिड्यू में यूबिक्विटेशन हुआ है। सो दो रेसिड्यू में जब यूबिक्विटेशन होगा तो 8 किलो डाल्टन का दो, तो 16 किलो डाल्टन। सो 21 प्लस 16, 21 प्लस 16 आप जब करेंगे 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37 किलो डाल्टन। मैंने टिक करके रखा है, कुछ था नहीं, 37 किलो डाल्टन ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पेप्टाइड चेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता, पूछा भी है, सेम तरीके का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। अब मेरा यही आपका रिकमेंडेशन होगा, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा सीट का भी कैलकुलेशन आप देख के रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। अगर ये पूछा जाएगा डेफिनेटली उस तरह का क्वेश्चन बनने का भी प्रोबेबिलिटी है, जो आगे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये काइनेसिन मोटर मूव्स एट 1.8 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। ये फिजिक्स का बेसिक सवाल पूछ लिया है, छोटा सा क्वेश्चन, कुछ है नहीं। ऑन ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ 10 मिलीमीटर इन लेंथ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस। सो 10 मिलीमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, मैंने डिवाइड कर दिया 1.8 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, यूनिट कन्वर्सन कर दिया। माइक्रोमीटर टू मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻6 होगा, और मिलीमीटर टू मीटर में करेंगे 10⁻⁻3। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया सेकंड में। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेगा, इसको हमने फिर से 60 से डिवाइड कर लिया तो आंसर आ जाएगा आपका 90 मिनट। तो अप्रोक्स 92 मिनट का होगा 90 मिनट, 90 मिनट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जैसे पूछ रहा था मैं आपको कि मॉलिक्यूलर वेट से पता करके आप क्या क्या कर सकते हैं, जो पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड ऑफ एंड एसिड ग्लाइसिन इज C2H5O2N। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए लीनियर पेप्टाइड लिंकिंग 10 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल बाय कंडेंसेशन सिंथेसिस। तो आप अगर जनरल एक कंसेप्ट देखें, अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं वाटर एलिमिनेट होता है, तो 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो 1 वाटर विल बी एलिमिनेटेड। तो ऐसे करके 10 अगर जुड़ेंगे तो 9H2 विल बी एलिमिनेटेड। तो उस कंसेप्ट को मैंने लगा दिया, मैंने माइनस भी नहीं किया। 9H2, 9 इंटू 2 18 और ऑक्सीजन 9, तो ऑक्सीजन 9 मैंने घटा दिया यहाँ पे, तो 11 हो गया, 32 हो गया, बाकी हो गया आपका C20 जैसा था ऐसे ही रहेगा N10। सो वोट C20 इज 32, 11 N10, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब ये लीनियर पूछ लिया, लीनियर पेप्टाइड के लिए। अब अगर ये सर्कुलर होगा तो अब क्या होगा, तो सपोज ABC ये सर्कुलर बना रहा है ABC, तो आपको 3 पानी निकालना पड़ेगा। अगर ABC अगर पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर बनाए तो आपको 2 निकालना पड़ेगा। अगर सर्कुलर बनाएगा आपको 3 निकालना पड़ेगा। सर्कुलर के लिए जितना अमीनो एसिड है उतना पानी निकलेगा, लीनियर के लिए उससे N-1 पानी निकलेगा कंडेंसेशन रिएक्शन में। ठीक है,
आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट को ध्यान रखिए। ये भी बहुत बेसिक बायोकेमिस्ट्री का सवाल है, एडेड एडवांटेज है। इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छा मार्क्स दे के जाएगा, तो आपके लिए आसानी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए बहुत बेसिक बेसिक सा सवाल ही पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग से कुछ पूछ लिया जो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल X to I follows second order rate kinetics. If the concentration of X increase by 3 times, what will be the change in the rate of formation of Y? केमिकल काइनेटिक्स का जो पोर्शन है, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप चाहे गेट ले ले, चाहे गेट का पोर्शन देखिए, चाहे आप CSR नेट देखिए, कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट आता है। इसमें भी पूछा गया है कि सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ काइनेटिक्स में, तो आर की एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक्स स्क्वायर ए से प्रोडक्ट बन रहा है, सो अब हम ऐसे लिख सकते हैं रेट जो है आर के एक्स स्क्वायर, R1 होगा पहले इनिशियल, R2 होगा चेंज, जहाँ पे हमने कंसनट्रेशन को 3 टाइम कर दिया, तो जो रेट होगा हमने रेशियो कर दिया, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा, तो इंक्रीज बाई 9 टाइम कुछ करना नहीं था, आराम से हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, 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 केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों जो चैप्टर हैं इनको छोड़ के आप मत जाइए। जो कंसेप्ट है बायोलॉजी रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड जितने भी सवाल आ सकते हैं वो पूछा जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आता है जो आपको आराम से मार्क्स दे के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पीएच के ऊपर बेस, जैसे मैंने बोला केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सेम केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। Some carbonated beverages are made by forcing carbon dioxide gas into beverage solution. When a bottle of one kind of carbonated beverage is first opened, the beverage has pH value of 3. After the beverage bottle is left open for several hours, the hydronium ion concentration in the beverage solution is decreased by 100 of the original. What is the new pH? तो pH 3 है, H प्लस आयन का कंसनट्रेशन है 10⁻³ 100 रिड्यूस हो जाएगा, सो मैंने रिड्यूस कर दिया 100 टाइम्स, तो हो जाएगा 10⁻⁵। सो pH ऑफ 10⁻⁵ विल बी 5, तो pH बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, यही तो होता है। तो हाइड्रोजन आयन का हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन बेवरेज का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया बाय 110, तो pH जो होगा इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। ठीक, बहुत आसान सा सवाल है। आप देखिए क्या क्या कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। तब तक के लिए थैंक यू। तो मैंने जैसे बता दिया चैप्टर शुरू में ही, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, GOC, बायोकेमिस्ट्री का एंजाइम काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं लिख देता हूँ, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स, जनरल ऑर्गन केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलूँगा, और दूसरा थर्मोडायनामिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के डिस्कशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।